तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था और अब मैं दोबारा से इसमें एक एग्जांपल देता हूं, डिस्क का ही एग्जांपल देता हूं, आप उसे देखना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है ना, और डिस्क की रेडियस है r और डिस्क इज मेड ऑफ सेम मटेरियल, यूनिफॉर्म मटेरियल, यानी कि इसकी सरफेस मास डेंसिटी सेम है। क्लियर है? अब इसमें से हम a disk, if a disk of radius r by 4 is removed as shown in figure, as shown in figure, कहां से? जैसे ये है तो r by 4 की डिस्क यहां से रिमूव कर दी तो रिमेनिंग डिस्क बची है। क्लियर है के बाद? ऐसे करके, और इसकी जो रेडियस है ये r by 4 है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये क्वेश्चन है, कॉपी कर लो इसे। तो अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूं। इसमें देखो ये डिस्क है, फिर से इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसकी सरफेस मास डेंसिटी लेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं इसे अब यहां से मिटा देता हूं और इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है r रिमेनिंग इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m कट r कट डिवाइडेड बाय m1 माइनस m कट। क्लियर है क्या बात? तो आप देखो, मैं चित्र यहां बनाता हूं इसका, कि कट करने से पहले पूरी की पूरी डिस्क तो यहां पे है ना, तो अपन जो ओरिजिन लेंगे इसके सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लेते हैं, यहीं पे वो ले लेते हैं, है ना, तो वो यहां पे ले लेंगे, तो इसका m1 तो यहां पे आ जाएगा। तो ये बताओ, जो m1 होगा, मान लेते हैं इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी है भाई? सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा केजी है। तो यदि ये पूरी डिस्क थी कट करने से पहले, तो इसका टोटल मास कितना होगा? एरिया, तो पाई आर स्क्वायर का जो मास होगा वो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो होगा बिफोर कट, बिफोर कट जो मास होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है के बाद? साथ में जो R1 होगी वो आ जाएगा 0। R1 कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। क्लियर है के बाद? अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं इससे एक पोर्शन रिमूव कर देता हूं, ऐसे करके, ये करके रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने वाले का मास जो m कट है, बेटा m कट कितना होगा? इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना आएगा इसका? पाई r बाई 4 का स्क्वायर, है ना। तो जो m कट होगा वो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 16 होगा। क्लियर है क्या बात? तो m कट कितना आ गया बेटा? सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 16। अब ये तो ओरिजिन है, तो इस रिमूव पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से, वो कितनी दूरी पर होगा? ये r कट। r कट की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? ये होगी, देखो ध्यान से, ये तो r बाई 4 है और ये टोटल कितना था? r, ये r बाई 4। तो जो r कट होगा वो r माइनस r बाई 4, 3r बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? यस सर। अब हम r रिमेनिंग लिख देंगे। r रिमेनिंग जो होगा हो जाएगा m, अच्छा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 0। एक काम करके सुनो, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए देखो, मैं सिग्मा पाई आर स्क्वायर को m मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो जो हमारा m कट हो जाएगा वो m अपॉन 16 हो जाएगा। क्लियर है के बाद? तो देखो ये हो जाएगा m इंटू 0 माइनस m बाई 16 इंटू 3r बाई 4 डिवाइडेड बाय m माइनस m बाई 16। क्लियर है के बाद? तो ये देखेंगे हम, ये बनेगा 3mr
अपॉन 64 डिवाइडेड बाय 15m अपॉन 16। तो जो टोटल मिला के आएगा आर रिमेनिंग जो आएगा वो आ जाएगा माइनस 3r बाय 16 चौका 64 इंटू 15 और 3 पंजे 15 माइनस आर बाई 20। माइनस आर बाई 20 का मतलब है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, देखो सेंटर ऑफ मास यहां पे होना चाहिए था बीच में, तो माइनस आर बाई 20 का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, r बाई 20 होगी। क्लियर है के बात साइना? Yes, sir. कॉपी करो इसे आराम से। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है सायरा? नहीं सर। हाँ, तो देख लो आप एक बार, है ना, क्योंकि मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। तो जब आप इसमें से एक डिस्क काट दोगे ना यहां से, देखो अभी तो सेंटर मास यहां है, तो जब आप डिस्क काट दोगे ऐसे तो सेंटर मास इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो वाईसीएम तो इसका 0 ही होगा, एक्सीएम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले आप मेरे को रफ में बताओ, ये मान ले एक लैमिना है, लैमिना का मतलब एक किताब है ऐसे, जैसे मान ले एक किताब है ये ऐसे ऐसे है, तो शीट से बनी हुई है, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, सही है। तो अभी इसका मान लिया इसकी साइड कितनी है ये ए और इसकी साइड कितनी है ये बी, मान लेते हैं। क्लियर है बात? तो इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो कहां पे होगा? बिल्कुल बीच में होगा, है ना। अब यदि मैं इसमें से एक डिस्क काटता हूं, डिस्क मतलब डिस्क ऐसे काटता हूं, देखो इधर ऐसे डिस्क काट देता हूं मैं ऐसे, इक्वल टू को मैं देख लेता हूं अपना क्वेश्चन। हाँ, इसमें से एक डिस्क काट देता हूं ये वाली, तो रिमेनिंग पोर्शन पता है क्या बनेगा? रिमेनिंग पोर्शन मैं यहां बना देता हूं, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, ऐसे करके ये दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर है क्या बात? ये साइड थी ए, ये साइड थी बी, ये साइड थी बी, और इसे मैं ओरिजिन मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और ये आर रेड है ना, आर रेडियस की सेमी सर्कुलर डिस्क इज रिमूव। तो मेरे को बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, किधर हो जाएगा बताओ? सेंटर ऑफ मास किधर? 1 पे, 2 पे, 3 पे, किधर हो जाएगा? 2 पे ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, देखो क्वेश्चन लिख लो, इफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस small r is removed as shown in figure. Find the position of center of mass of remaining portion. क्लियर है क्या बात? कॉपी करो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अपन मैं इसे साफ कर देता हूं क्वेश्चन को, और फिर अपन लिखते हैं यहां पे इसका सॉल्यूशन। सही है बात? बोर्ड पे देखो, तो ध्यान से देखो, तो कट करने से पहले की सिचुएशन देखेंगे। ओरिजिन आप यहां मानोगे, देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिन आपको कहां पे लेना है। तो ओरिजिन यहां पे ले लेंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा
वो M1R1 M कट माइनस R कट डिवाइडेड बाय M1 माइनस M कट होगा। क्लियर है के बाद? क्योंकि इसमें जो मास है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैं इसकी सरफेस जिस शीट से मिलकर के बनाई है, या जिस शीट से मिलकर के बनाई, इसकी चौड़ाई होगी थोड़ी सी ऐसे करके, तो इसकी सरफेस मास डेंसिटी सेम होगी। तो उसकी सरफेस डेंसिटी मास डेंसिटी केजी पर मीटर स्क्वायर में एज्यूम कर लेता हूं। तो अब देखो, तो बिफोर कट करने से पहले क्या आप इसका मेरे को मास m1 और ये मान लिया मैंने ओरिजिन, तो m1 बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं। m1 होगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस लेमिना AB। बात क्लियर है क्या साइना? Yes, sir. अच्छा, यदि मैं इसे ओरिजिन मानता हूं तो इस ओरिजिन की जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास यहां है, तो ये तो R1 वेक्टर हो जाएगा। तो जो R1 होगा, आप मेरे को बता सकते हो कि क्या ये b/2 नहीं होगा? Yes, sir. सही है। अच्छा, अब मैं इसमें से m कट कर देता हूं, इतना पोर्शन मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, ये वाला। तो बोर्ड पे देखो, ये रिमूव कर दिया, तो मेरे को आप इसमें इसका m कट बताओ। m कट हाँ बताओ, हाँ बताओ। ठीक है, देखो जो m कट होगा वो सिग्मा इंटू, बता सकते हो इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका डिस्क का? I small r का square divided by 2. तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 2 लिख दूं। Yes. सही है। अच्छे ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्क रिमूव हुई है, ये जो डिस्क रिमूव हुई है, इसका जो डिस्क ये रिमूव होकर के, चलो मैं यहां पे बना दूं r रेडियस की डिस्क, ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो कहां पे होता है? हाँ पता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 4r/3π डिस्टेंस पे होता है। Okay. क्लियर है क्या बात? तो ये जो डिस्क रिमूव हुई है, उसका सेंटर ऑफ मास जो r कट होगा वो 4r/3π डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है क्या बात? सही है ना? अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, बस कॉपी करो इसे जरा। हाँ बेटा बताओ, मैं चला के देता हूँ। हाँ अब इसमें ये जो R1 होना चाहिए A/2 होना चाहिए ना, क्योंकि आपने लेफ्ट और राइट का की ब्रेथ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा हो तो मैं A और B लिख लूं क्या साइना? अब सही है ना? A/2 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने वो थोड़ा सा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो जो R रिमेनिंग होगा वो जो होगा सिग्मा AB इंटू A/2 माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4r/3π डिवाइडेड बाय सिग्मा AB माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो है कि सिग्मा सिग्मा तो कट ही जाएगा, ये तो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा इसकी, ये आ जाएगा a² b/2 माइनस पाई से पाई उड़ जाएगा और ये आएगा 2/3 r³। सही है, 2/3 r³। नीचे जो आएगा वो भी मैं लिख देता हूं, ab माइनस पाई r²/2 आ जाएगा। सही है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पे लेकर के 3 और 2ab माइनस पाई r² आएगा, उधर 3a² माइनस 4r³ आ जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो r रिमेनिंग है, r रिमेनिंग, ये डिस्टेंस आई, तो ये डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा,
तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस यहां से आई है कितनी, दिस मच। क्लियर है क्या बात? आर यस सर। रिमेनिंग, ऐसे। अभी जो मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा वो वॉल्यूम मास डेंसिटी पे होगा। तो जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम मास डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई वॉल्यूम मास डेंसिटी को? साइन आर, रो केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का मास रो केजी होता है। बात समझ में आई? यस। अच्छा देखो, बोर्ड पे देखो, मान लिया ये सॉलिड स्फीयर है, ये है सॉलिड स्फीयर, रेडियस इसकी कितनी है, आर। तो सॉलिड स्फीयर तो ऐसे है, सही है ना? अब मैंने इसमें से एक गोला निकाल दिया कट करके, ठीक है? अच्छा एक मिनट, तो जब ये सॉलिड स्फीयर है तो आप बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अरे बिल्कुल बीच में होगा। अब मैंने इसमें से एक गोला निकाल दिया, और अब रेडियस तो कितनी भी हो सकती है, मान लिया, चलो जैसा भी होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया एक गोला इसमें से निकाल दिया, स्फीयर है ना, उसकी रेडियस है r/2। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, है ना? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, ऐसे करके हमने इसमें से निकाल दिया सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना? ऐसे निकालेंगे यहां से, और ये रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा हमारा ऐसे करके, सही है भाई? तो इफ a sphere is solid sphere of radius r/2 is removed as shown in figure, find the position of center of mass of remaining पोर्शन। कॉपी करो। ठीक है बेटा? तो देखो, अब मैं इसे साफ कर देता हूं और यहां से इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, आप भी देखो। तो क्वेश्चन तो हमारा मतलब सेंटर ऑफ मास ये तो यहीं पे होगा, जो फॉर्मूला होगा आर रिमेनिंग वो होगा m1r1 माइनस m कट r कट डिवाइडेड बाय m1 माइनस m कट। क्लियर है क्या बात? बस अब हमें मतलब m1 m2 लिखना है, m1 और m कट लिखना है, r1 और r कट लिखना है। तो ध्यान से देखो, इसकी वॉल्यूम ये कट करने से पहले तो ऐसे था, पूरा सॉलिड बॉडी था, तो यहां पे इसका m1 होगा, तो ओरिजिन में यहीं पे मान लेता हूं, यहीं पे मान लेता हूं ओरिजिन। आप इसे चित्र को भी बना सकते हो। तो ओरिजिन जब होगा कट करने से पहले जो मास होगा, क्योंकि इसकी सरफेस, इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का मास, सॉरी रो केजी है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? टोटल वॉल्यूम हाँ 4/3 पाई r क्यूब का मास होगा रो इंटू 4/3 पाई r।
तो यही तो m1 है, यही तो m1 है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बात? यही ओरिजिन भी यही है और सेंटर ऑफ मास बिफोर कट तो यहीं पे होगा, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी साइना? R/2 नहीं, यहाँ पे 0। अब हम करते हैं एम कट। एम कट जो है इसका वॉल्यूम है, ये जो गोला था, आप इस गोले को यहां पे कंसीडर कर लो, ये रहा, इस गोले का सेंटर मास तो यहां पे होगा और इस गोले का जो मास होगा वो वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इट दिस, तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर बाई 2 का होल क्यूब। सही है ना? तो अगर जो मैं इस क्वांटिटी को कैपिटल एम मानता हूं, तो ये जो क्वांटिटी है ये 8 रो 4/3 पाई आर क्यूब नहीं हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 है। तो इसे तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए m मान लिया, तो जो m कट होगा वो m/8 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो कट पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था और ये डिस्टेंस r कट, बता सकते हो भाई r कट कितनी होगी? वेरी गुड, r/2। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे, आसान आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान मेथड इसका है ही। तो कर लिया, ये तो हो जाएगा 0 माइनस m/8 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/8। देखो कितना सॉल्यूशन मैंने आसान कर दिया इसका, नहीं m/8, तो ये आ जाएगा माइनस mr/16 7mr/8 है ना, तो बड़ा वाला है, तो माइनस r/14। क्लियर है क्या बात? तो ये आ गया, तो इसका मतलब इसका सेंटर मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगी ये r/ कितनी होगी? 14। दैट्स इज द आंसर। ऐसे करने हैं, तो जो रिमूव करने वाले क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप से आपको देखने हैं और करना आपस में, है ना बेटा? चलो, अब मैं नया कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं। तो मैंने पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास पढ़ाया आपको कि पॉइंट मास के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे हम निकालते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया सॉलिड बॉडी का, और सॉलिड बॉडी में से यदि कुछ पार्ट रिमूव कर दें तो उसका सेंटर ऑफ मास पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना? तो लिख लो, लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ particles, system of particles। एक मिनट रुको, हाँ, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ये मान लिया m1 है, ये मान लिया m2 है, ये मान लिया m3 है, एंड सो ऑन। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे देखोगे, किसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे होगा। बात समझ में आई नहीं? ये है मान लिया r1, ये है मान लिया r2, है ना, r2, ये है मान लिया r3। तो जो सेंटर ऑफ मास है मान लेते हैं ये m2 है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास rcm यहां पे है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये पार्टिकल्स रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास तो यही रेस्ट पे रहेगा फिर तो, है ना? लेकिन अगर जो ये v1 वेलोसिटी से चलने लगे, ये v2 वेलोसिटी से चलने लगे और ये मान लिया v3 वेलोसिटी से चलने लगे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी चलने लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो r1 r2 r3 है, व्हाट इज r1? इज द पोजीशन वेक्टर। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं,
पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। क्लियर है क्या बात? Yes. तो जो वेलोसिटी होती है v1 इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर? हाँ. इसी तरीके से r2 भी होगा m2 का, और इस तरीके से r3 भी होगा m3। क्लियर है क्या बात? तो जो वेलोसिटी होगी v2 इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल ऑफ, है ना, और जो v3 होगी सेम फॉर्मूला को इसमें डिफरेंशिएट कर सकते वेरी गुड। तो हमें जो और अच्छा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो VCM ऐसे चलेगा कहीं पे, हैं. Yes. तो जो RCM होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। बात समझ में आई? Yes. तो हमें इनकी पोजीशन में रिलेशन पहले से ही पता है, और वो है m1r1 m2r2 m3r3 and so on divided by m1 m2 m3। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर है क्या बात? तो drcm अपॉन dt, नीचे तो कांस्टेंट है, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा, ये आएगा m1 dr1 अपॉन dt, m2 dr2 अपॉन dt, m3 dr3 upon dt and so on। तो the velocity of center of mass is equal to m1 v1 m2 v2 m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3। This is the velocity of center of mass of particle। Listen, one more thing, if we differentiate this with respect to t again, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं साइना, तो यह आएगा VCM अपॉन dt इज इक्वल टू dv1 अपॉन dt dv2 अपॉन dt and so on divided by m1 plus m2 and so on। This is what? This is the acceleration of center of mass m1 a1 m2 a2 divided by m1 plus m2। So this is the formula for center of mass of the system। एग्जाम्पल लिखो, मान लेते हैं हमारे पास ये 3-4 पार्टिकल है, जैसे मान लें ये 2 kg का पार्टिकल है ना, ये भी मान लिया 3 kg का पार्टिकल है, एक मान लिया हमारे पास 1 kg का है, और एक मान लिया हमारे पास ये 4 kg का है। सही है? ये चल रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये है 37 डिग्री पे, है ना, इसे एक्स एक्सिस मान लो, चलो आप इसे वाई एक्सिस मान लो, और ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है 53 डिग्री पर, और ये चल रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 3-4 पॉइंट मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे भी होगा, वो हमें नहीं पता, है ना। तो जब ये सिस्टम चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अबव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज द क्वेश्चन। फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा, सही है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सही है। ये देखो क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना।
फॉर्मूला तो ये लगेगा m1, तो m1 मान लेता हूं मैं, ये m1 ये है, चलो m1 इसे मान लेते हैं, ये m2 है ना। आप सॉल्यूशन इसे दोबारा से चित्र बना लेना जैसे भी आप करो, और ये हो जाएगा m3 और ये हो जाएगा आपका m4। अच्छा, तो 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, बात सही है। तो जो m1 है वो है 1 kg, m2 जो होगा वो है 2 kg, m3 जो है वो है 3 kg, m4 जो है वो है 4 kg। अब हमें यह v1, v2, v3 और v4 वेक्टर बताने हैं। तो अब ध्यान से देखो, हो सकता है वो आपको यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ना दे, बस ऐसे दे दे, तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से मान लेना इसे x एक्सिस y एक्सिस। सही है। अब ये बताओ, ये जो m1 की वेलोसिटी है ये v1 होगी, तो आप मेरे को v1 वेक्टर बता सकते हो कितना आएगा? हाँ, 2i कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसे देखो, इसे रिजॉल्व करेंगे, ये 5 मीटर पर सेकंड है ना, ऐसे तो 37 है, तो 5 cos 37 और ये क्या हो जाएगा 5 sin 37, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो जो v2 वेक्टर होगा ये तो हो जाएगा 4, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना 4i कैप प्लस इसका ये कंपोनेंट कितना 3j कैप, 3j कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर है कैसा है ना? अच्छा, अब ये देखो ये tan है, तो जब आप इसे रिजॉल्व करोगे tan, ये 53 है, तो tan cos 53 और ये tan sin 53, तो ये कितना आएगा पता है आपको? ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 8 मीटर पर सेकंड और ये आएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है क्या? तो जो v3 वेक्टर होगा वो होगा इधर -6i कैप, और ये भी देखो इधर, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना 6, और ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है 8 मीटर पर सेकंड, तो -6i और ये आएगा -8j कैप मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है क्या? व्हाट अबाउट m4? m4 की v4 कितनी लिखो बेटा? +5j कैप मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। रख दो, मैं भी रखता हूं, है ना। 1 into 2i कैप 2 into, थोड़ा इधर करना पड़ेगा अपने को, 1 into 2i कैप 2 into 4i plus 3j कैप 3 into -6i कैप 8j कैप 4 into 5j कैप divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2i 8i 6j 18i 24j 20j, नीचे आ जाएगा 6 और 4 10, फिर आ जाएगा 2i 10 में से -8i और ये आ जाएगा -4 प्लस 2j कैप अपॉन 10, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगी वो आएगी 4/5i कैप 1/5j कैप मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलो ये तो हो गया, मतलब आपको आप इसमें जेईई मेंस में इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, है ना। तो देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूं, आप उसे देखना। जैसे मान लिया हमारे पास दो बॉल हैं, कौन कौन सी?
मान लिया हमारे पास 2 kg की बॉल है एंड इट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 1 kg ball and it is moving in this direction 4 kg. You have to find velocity of center of mass. Clear है क्या बात? ऐसे करना है। तो बता दोगे इसका आंसर? ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी नहीं होगी, आप इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेना, किसी को भी m1 m2 मान सकते हो। तो ये तो हो गया 2 kg और m2 हो गया 1 kg। क्लियर है क्या बात? तो जो v1 होगा वो 3i कैप मीटर पर सेकेंड, v2 जो वेक्टर होगा 4 मीटर 4i कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। बोर्ड पे देखना एक बार, जैसे ये दोनों पॉइंट मास हैं ऐसे, ये 2 kg और ये 4 kg, इनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे होगा 4 kg के पास। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये जो सेंटर ऑफ मास चलेगा ये कितनी वेलोसिटी से चलेगा ये हम निकालने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 होगा 2 इंटू 3i कैप और ये है आपका 1 kg 1 इंटू 4i कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6i प्लस 4i डिवाइडेड बाय 3। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 10i अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सेंटर ऑफ मास चलेगा ये इधर VCM जो होगा 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये तो चल रहा है 3 से और ये चल रहा है 4 से, तो सेंटर ऑफ मास इधर चलेगा 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मैं आपको जस्ट ऐसे कर देता हूं, मान लिया ये 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे। अब बताओ m1 m2 इसे मान लेंगे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3i प्लस 1 इंटू माइनस 4i कैप। ये माइनस में हो जाएगा बस, है ना, क्योंकि नेगेटिव x में जा रहा है। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4i डिवाइडेड बाय 3। तो ये जाएगा 2 अपॉन 3i कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि ये 2 kg और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऐसे करके, इट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका 1 kg और ये इधर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये जो इसका सेंटर मास होगा ना कहीं पे, ये लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है? राइट में जा रहा है, और ये 2/3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसका मतलब ये है। क्लियर है के बाद? सही है ना? वेरी गुड, ठीक है। ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए तो समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। आप पुली मास सिस्टम जानते हो? अरे पुली मास सिस्टम जानते हो ना? जैसे मान लिया m1 है, ये m2 है ना, तो मान लिया m2 इज ग्रेटर देन m1। क्लियर है क्या बात? तो नीचे आएगा तो दोनों के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्या मेरे को आप इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकते हो कितना होता है?
M2G minus M1G upon M1 वेरी गुड, M2G माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1 लिख देते हैं। क्लियर है बात? तो अब ध्यान से सुनो। तो मान लिया ये पुली मास सिस्टम है और यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे 4 kg है। क्लियर है क्या बात? है ना, इनके साइज बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ particles as shown in figure. This is the question. सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, है ना। तो यदि मैं आप पुली मास सिस्टम बनाऊंगा इसका, ये होगा 4 kg, ये होगा 2 kg, है ना। दिस इज 4 kg एंड 2 kg। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा ऊपर 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू g, 2g अपॉन 6, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस द एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इसे आप x एक्सिस उसे y एक्सिस मान लेना, करना ही हमें ऐसे। तो इसे मैं a1 वेक्टर मान लेता हूं, इसे a2 वेक्टर मान लेता हूं, तब आएगा हमारे पास ये फॉर्मूला, है ना। तो ACM का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू m1a1 m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे मैंने माना m1, इसे माना m2, है ना भाई। तो m1 कितना है? m1 है 4 kg और A1 बता सकते हो आप कितना होगा? नीचे की ओर है माइनस 10 अपॉन 3, ये है ना नीचे की ओर, माइनस 10 बाई 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो A2 होगा वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर प्लस y है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 अपॉन 3 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 ये, और M1 तो हमें पता ही है, इसे मैंने 4 मान लिया 4 kg और M2 को मान लिया मैंने 2 kg। क्लियर है क्या बात? इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू माइनस 10 अपॉन 3 जे कैप 2 इंटू 10 अपॉन 3 जे कैप अपॉन 4 प्लस 2 माइनस 40 बटे 3 प्लस 20 बटे 3 जे कैप अपॉन 6 माइनस 20 अपॉन 18 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा और वो ऊपर जा रहा है या नीचे? नीचे जा रहा है, क्योंकि ये प्लस y है और एक्सेलरेशन आया है, जो ACM होगा वो 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और ये M1 और ये M2, मैंने कहा था इसे याद रख लेना। यदि दोनों के बीच डिस्टेंस r है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये r1 है और ये r2 है मान लिया। तो जो r1 आता है वो कितना होता है? इट इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और जो r2 होगा वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r होगा। यदि मैं इसे डिवाइड कर दूं तो r1 अपॉन r2 m2 अपॉन m1 m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होता है। क्लियर है क्या बात? सही है। अब इसे हम दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं, है ना। दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं कि अगर जो मान लिया, बोलते देखो, ये हमारे पास एक 2 kg की बॉल है, ये 2 kg की बॉल है, और ये हमारे पास मान लेते हैं ये 1 kg की बॉल है ना। दिस इज 1 kg बॉल, ये ओरिजिन पे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये हमारे पास 10,0 पर रखी है। क्लियर है क्या बात? तो हाँ, अब ये देखो, तो सेंटर मास यहां पे कहीं पे होगा ऐसे करके,
है ना। सेंटर मास 2 kg के पास होगा, वो मैं बता दूंगा कहां पे होगा। तो ये देखो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ 2 kg balls moves, ये प्लस एक्स मान लेता हूं, moves in positive x direction by 1 meter, then how much and in what direction 1 kg ball should move so that center of mass remains at same position, क्लियर है क्या बात? Yes, sir. बताओ, बोर्ड पे देखो जरा, मैं थोड़ा इसे डिस्कस करना चाहता हूं क्वेश्चन को, है ना। पहले ये देखो कि अगर जो मान लिया ये 2 kg का ब्लॉक इधर चलता है 1 मीटर से और सेंटर मास है यहां पे मान लिया, है ना। तो ये इसे किधर चलना पड़ेगा कि सेंटर मास यहीं रहे, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान से यहां सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं ऐसे करके, ये है सिस्टम, है ना। सेंटर मास यहां पे, तो ये तो R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, बोलो। तो जब ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये R1 डैश हो जाएगा मान लिया, सेंटर मास तो यही रहना है। तो ये वाला थोड़ा इधर चलेगा और ये R2 डैश है मान लिया, है ना। तो इसे मैं x1 मान लेता हूं, थोड़ा मान लिया x1 मूव करा और ये x2 मूव करा, क्लियर है क्या बात? बोलो। तो सेंटर मास यहीं पे रहे, तो ये जो x1 दे रखा है ये 1 मीटर दे रखा है और हमें x2 फाइंड करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ये है क्वेश्चन। तो ये तो 2 kg है भाई, 2 kg, तो इधर शिफ्ट करा, ये है 1 kg, ये भी 1 kg, ये इधर शिफ्ट करा, x2 निकालना है। तो वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको, देखो ध्यान से कैसे, कि पहली सिचुएशन में यहां देखो ये R1 ये R2, क्या लगेगा पहली सिचुएशन में? फर्स्ट सिचुएशन में M1 R1 इक्वल टू M2 लगेगा ना, M1 M2 ऐसे ही। दूसरी सिचुएशन में क्या लगेगा? इस सिचुएशन में इसे M1 लिख लूं, इसे M2 लिख लूं, तो सेकंड सिचुएशन में जो लगेगा वो लगेगा M1 R1 डैश इक्वल टू M2 R2 डैश। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि सेंटर मास तो अभी भी यहीं पे है, लेकिन जो R1 है, R1 कितना है भाई? x1 प्लस R1 डैश, और जो R2 है वो है x2 प्लस R2 डैश। क्लियर है क्या बात? तो M1 x1 प्लस M1 R1 डैश इक्वल टू M2 x2 प्लस M2 R2 डैश। लेकिन M1 R1 और M2 R2 डैश तो सेम है, तो M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2 रिलेशन आ जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर जो ये 1 मीटर चला तो ये x2 कितने मीटर चलेगा? तो हाँ, 2 इंटू 1, ये है ना M1 x1 M2 x2, 2 इंटू 1 और ये 1 इंटू, क्योंकि 1 और x2, तो x2 कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर।
समझे? तो ये रिलेशन है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। डायरेक्ट हम यूज करेंगे, डिराइव तो मैंने करा दिया m1 x1 m2 x2। सुनो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं, वो भी आप बता देना मेरे को। अब जैसे मान लिया 5 kg है, ये मान लिया 10 kg है ना, ऐसे। अगर जो ये मान लिया 2 मीटर चलता है, सेंटर मास यहां ही होगा और सेंटर मास यही रहे, तो इसे कितना चलना पड़ेगा, x डैश मान लूं। तो ये तो 2 मीटर चल के यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, तो क्या लगाऊंगा भाई फॉर्मूला, 5 into 2 10 into x dash। x dash कितना हो गया, 1 मीटर। दैट्स इट, दिस द आंसर। क्लियर है क्या बात? ऐसे सॉल्व करना। अब यही जो सेम हमने m1 x1 m2 x2 निकाला है, यही वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 2 kg का मास है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। अच्छा, और ये हमारे पास मान लिया 3 kg का मास है और ये इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। 2 kg और 3 kg के बीच में यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v so that center of mass remains at rest, है ना। in the given figure find the velocity of 3 kg mass so that yes center of mass remains at rest। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसका मतलब डेरिवेशन टाइप से ही बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये है m1, ये है v1, मान लेते हैं m2, ये है v2। सेंटर मास यहां पर है। हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2 ऐसे होता है। यदि इसे मैं प्लस एक्स मान लूं, हमें ये कहना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो, तो लो कर दीजिए m1 प्लस m2 और m1 v1 i कैप, v1 ये v1 वेक्टर है ना, और v2 वेक्टर क्या होगा, माइनस v2 i कैप। तो यहां पे लिख देता हूं m2 माइनस v2 i कैप। तो यहां से देखो ये तो 0 हो जाएगा, m1 v1 i कैप माइनस m2 v2 i कैप। इसका मतलब m1 v1 बराबर m2 v2, ये रिलेशन आ गया भाई। 2 पॉइंट मासेस के लिए यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दूर जा रहे हैं और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे, तो उसकी वेलोसिटी में ये रिलेशन आएगा। ये आ जाएगा 2 into 10 is equal to 3 into b, तो b आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? अब मान लिया ये हमारे पास 1 kg बॉल है, ये हमारे पास 2 kg बॉल है, ये इधर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, है ना, so that सेंटर ऑफ मास क्या रहे, रेस्ट पे रहे। ये सेंटर ऑफ मास VCM कितना हो, 0। फाइंड V2 if सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात? तो देखो, तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, m1 v1 बराबर m2 v2 लगा देंगे, सिंपल। चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो इसे m1 मान लूं, इसे m2 मान लूं, तो 1 into 10 और ये हो जाएगा 2 into v2, तो v2 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई नहीं?
ऐसे आप इसे कर सकते हो। मैंने एक्सेलरेशन के भी बताए थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको सॉल्व करना उसे, है ना। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है आपके पास, ये 2 kg है, ये 1 kg, और इसका एक्सेलरेशन ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन है। तो कर देंगे हम इसे, तो कैसे, इसे m1 मान ले, इसे m2 मान ले, बोलो। तो एसीएम क्या होगा, m1a1 m2a2 m1 प्लस m2। तो a1 वेक्टर बता सकते हो कितना होगा भैया आपका, ये y एक्सिस और इसे x एक्सिस मान लेना। तो a1 वेक्टर 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो a2 वेक्टर होगा 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 2j कैप प्लस 1 इंटू 2i कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 4j कैप प्लस 2i कैप अपॉन 3 सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे कि यदि मान लेते हैं आपने एक प्रोजेक्टाइल 2 kg का फेंका u वेलोसिटी से, तो ये पैराबोलिक मोशन करता है, सही है बात। तो इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जी डाउनवर्ड। वेरी गुड, आपने अच्छा हुआ माइनस जी नहीं बोला, जी डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लिया हमने 1 kg के प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे यहां से फेंका, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, चलो 53 लिख देता हूं मैं, 53 डिग्री पर 2 kg के प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका। बात समझ में आ गई? तो हमें इसका बताना है when 2 point masses are in air, find acceleration of center of mass। ये है क्वेश्चन। 10 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, है ना, परेशान हो जाते हैं इसमें बच्चे अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं इसे क्या मान लूंगा, y एक्सिस, और इसे x एक्सिस मान लूंगा। क्लियर है क्या बात? तो जब ये हवा में होगा तो ऐसे जाएगा, ये हवा में, जब ये हवा में है तो दोनों के एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होंगे नहीं होंगे? तो जो फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ये आएगा m1a1 m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा, बोलो। तो m1 कितना है, 1 इंटू जी, डाउनवर्ड में है तो मैं हाथों हाथ यहां पे माइनस जी जे कैप लिख लूं, प्लस m2 कितना है 2, और इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g, तो माइनस जी के 1 प्लस 2, तो ऊपर जो आएगा माइनस 3 जी जे अपॉन 3, तो माइनस जी जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हवा में जितने भी पॉइंट मासेस होंगे सबका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड ही आएगा। क्लियर है क्या बात?
ठीक है, एक ठीक है। अच्छा चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो मिट नहीं रहा है फिर से। ठीक है भाई, चलो देखो, तो हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में छोटे 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 क्वेश्चन किए, तो अपना बेसिक तो बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो दोबारा से लिखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो थी वो m1 v1 m2 v2 m3 v3 एंड सो ऑन था, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ऑल्सो। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज इट, व्हाट इज m1 v1? यदि ये m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, ये m2 है और इसकी वेलोसिटी मान लें v2 वेक्टर है, ये m3 है और इसकी वेलोसिटी v3 है, तो व्हाट इज m1 v1? इट इज ए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन, है ना। व्हाट इज m1 प्लस m2 प्लस m3? दिस इज द टोटल मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास and this is the VCM. So the momentum, ये क्या है? This is the momentum of system of particles is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. बात समझ में आ रही है नहीं? Yes. है ना? अच्छा, एक तो ये हो गया। अब और पे देखो, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, with respect to t, dp upon, चलो सेंटर ऑफ मास लिख लें या सिस्टम लिख लें, is equal to dp1 upon dp2 upon dp3 upon dt. What is dp upon dt? According to Newton's second law, rate change of the momentum is equal to net force. तो जो net force on the system होगा, it is equal to f1 plus F2 plus F3। यानी यदि आप इस पे F1 F2 F3 फोर्स लगा रहे हो तो नेट फोर्स जो होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 के इक्वल होता है। तो यही तो F नेट होता है, F नेट, है ना। तो F नेट जो होता है यही तो F नेट हो जाएगा। तो जो F नेट होगा सिस्टम पे, F नेट इज इक्वल टू dpcm अपॉन dt के इक्वल लिख दूंगा, और यही होता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। इफ एफ नेट ऑन द सिस्टम इज जीरो, एफ नेट, या इसे एक्सटर्नल लिखो बेटा, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F, यदि हम इस पे F1 F2 F3 लगा दें तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स इतना हो जाएगा, सही है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो dpcm अपॉन dt के बराबर होगा। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब dpcm अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, यानी dpcm जीरो, है ना, यानी कि डेल्टा p, है ना, इज इक्वल टू जीरो, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई बात समझने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लिख लेंगे यहां पे, लिख लो देयरफॉर, हाँ कहां गया, मैंने मिटा दिया। देयरफॉर नेट momentum of
system of particle is equal to product of total mass of the system MCM and VCM, बस ऐसे लिख देंगे, है ना। इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने MCM इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। यदि आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दूसरा पॉइंट ये है कि if external system of particle is external force on the system of particle is 0, then the initial and final momentum are same. Second point ये है if F external is equal to 0 if F external on system of particle is 0, then net momentum of the momentum, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान रखना। then linear momentum of system is constant, है ना, constant। ये पॉइंट लिख लो बेटा। Yes. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा यदि एक्सटर्नल फोर्स 0, दैट इज इफ थोड़ा सा लिख लो 0 टी सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब ये है यदि मान लिया सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, है ना, सेंटर ऑफ मास पहले यदि रेस्ट पे था और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, सही है ना। दूसरा पॉइंट ये है यदि कोई सेंटर ऑफ मास चल रहा था और उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो चलता ही रहेगा सेम वेलोसिटी से। बात समझ में आई बात? तो मैंने बता दिया, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, है ना। if center of mass was at rest and no external force is applying, center of mass will remain at rest, and if it is moving with constant velocity it will continue to move if there is no external field, no external force is applied on it। यही मैंने आपको बताया। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं आपसे। जैसे मान लिया जो M1 और M2 है, बात समझ में आई नहीं आई? यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया ये इंटरनल फोर्स लग रहा है इस पे, मान लिया ये इंटरनल फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स अलग होता है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई लगे। यदि आप इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल पुल लगता है, एज्यूम कर लेते हैं। लगेगा नहीं लगेगा? तो नो एक्सटर्नल फोर्स, इसे रफ में आप लिख सकते हो, है ना, रफ में क्या पेयर में लिख लो आप इसे कॉन्सेप्ट की तरह। नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, बिल्कुल सही बात है। ओनली इंटरनल फोर्स, ओनली इंटरनल म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स इज अप्लाइड। बात समझ में आई? ये फोर्स ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया ये प्लस Q1 है और मान लिया माइनस Q है,
तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये हम 12th में पढ़ेंगे। तो ये इंटरनल फोर्स है बेटा। कैसा फोर्स है? इंटरनल। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओनली इंटरनल म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाइड। बोर्ड पे देखो, यदि सिस्टम पे, सुनो ध्यान से, सुनो, लिखो बच्चा है, यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यदि नहीं लग रहा, तो यदि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था तो इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि M1 रेस्ट पे रहेगा? M1 तो चलेगा और M2 भी चलेगा और M2 भी चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। बात समझ में? देखो कैसे। यदि मैं आपसे इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं और मैं पूछूं आपसे M1 के लिए, तो एक्सेलरेशन बता सकते हो आप कितना होगा? हाँ बता सकता हूं। A1 जो होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? Fg अपॉन M1 होगा। आप समझ में आई नहीं? 4M2 जो एक्सेलरेशन होगा वो Fg अपॉन M2 होगा। क्लियर है? यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये तो i कैप हो जाएगा, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस i कैप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? A1 A2 की वैल्यू आ गई, तो मैं ACM निकाल दूं क्या इससे? हाँ निकाल सकता हूं मैं ACM। क्या? M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 इंटू A1, A1 कितना है? Fg अपॉन M1 I कैप प्लस Fg अपॉन M2 I कैप। क्लियर है क्या बात? अपॉन M1 प्लस M2, M1 से M2 Fg I कैप माइनस Fg I कैप अपॉन M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? मैं फोन करूंगा अभी 15 मिनट बाद है। हाँ भाई, तो ये देखो, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं जिसे आपको ध्यान रहे। देखो यदि आप ऐसे देखो, यदि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और ये M1 है और ये A1 आ गया इसका एक्सेलरेशन, और ये M2 है, ये A2 आ गया, है ना? यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऐसे ही आएगा भाई, ये ना मैग्नीट्यूड में, है ना? तो जो Fg आएगा वो M1 A1 आएगा, नहीं आएगा? और यहां से जो Fg आएगा वो M2 A2 आएगा। तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है? तो यानी कि M1 A1 M2 A2 भी आप इसमें इक्वेशन लिख सकते हो, रिलेशन। समझ में आई ना बात? तो यदि M1 A1 बराबर M2 A2 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक बात और ध्यान दो, एक मिनट, ये मान लिया M1 है और ये V1 है और ये M2 है और ये V2 है, और सिस्टम पर देखो, अभी मान लिया ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ नहीं, दोनों रेस्ट पे थे, तो जब इन पे फोर्स लगेगा तो A1 से चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इसकी स्पीड मान लिया यहां से चले तो इसकी स्पीड V1 आ गई। मान लिया पहले M2 यहां पे था, मान लिया M1 यहां पे था, ये R1 डिस्टेंस इधर चला, सेंटर ऑफ मास तो जहां का तहां रहेगा, और ये R2 डिस्टेंस इधर चला, और इसकी स्पीड आ गई V1, इसकी स्पीड आ गई V2, और नो सिस्टम पर नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर। तो एक तो रिलेशन ये अपने को हो ही गया पक्का। तो बोर्ड पे देखो, एक रिलेशन M1 R1 बराबर M2 R2 भी वैलिड रहेगा, और दूसरा रिलेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? 0। तो M1 V1 बराबर M2 V2 भी रहेगा, और M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 भी रहेगा। ये 2 पॉइंट मास के लिए है और ये काफी यूजफुल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने।